अच्छा, तो हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का फ़ायदा है कि हमारे लंग्स को पावर मिलता है और लंग्स हेल्दी रहता है। अपने अपने लंग्स का पावर भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है। ठीक है। तो वैसे हर समय हमेशा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए अपने लंग्स के पावर को बढ़ाने के लिए। और अभी कोरोना काल में ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, जो कि दिन भर में 5 से 6 बार हम लोग कर सकते हैं। एक बार में 10 बार अगर हम बताएंगे अभी आपको करके कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एक स्पायरोमेट्री भी आता है। अगर आप स्पायरोमेट्री को फूंकते हैं और उसमें 3 बॉल्ब होता है, तीनों बॉल्ब को उठा पाते हैं, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। अल्लाह न करे अगर कोरोना हो भी जाता है तो आपके लंग्स इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, अगर आपके लंग्स का पावर अच्छा रहेगा तो। ठीक है। अगर आपका लंग्स कमज़ोर रहेगा, जो लोग स्मोकर है और या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कभी बिल्कुल नहीं करते हैं, उसके लंग्स की कैपेसिटी अगर कमज़ोर है, तो अगर उनको कोरोना होता है तो उनके लंग इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बाद मोर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। एस्ट्रॉइड का रोल है, जो कि कोरोना में एस्ट्रॉइड का रोल लंग्स के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आता है। अगर आपका लंग्स इन्वॉल्व हो गया है तभी एस्ट्रॉइड देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वो डे 1 से एस्ट्रॉइड दे दे रहे हैं पेशेंट को, या जो सिम्टोमेटिक नहीं है, जो कोरोना से बचाव के लिए कुछ दवा लेना चाह रहे हैं, उसको भी एस्ट्रॉइड खिला दे रहे हैं। जबकि एस्ट्रॉइड का रोल तब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल रोल एस्ट्रॉइड का आएगा और आप पहले से एस्ट्रॉइड ले चुके होंगे, तब वो एस्ट्रॉइड काम नहीं करेगा। अगर किसी को कोरोना से बचने के लिए कोई मेडिसिन लेना है तो वो विटामिन सी लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, जिंक लेना है, जिंकोनिया। इसके अलावा ना तो एंटीबायोटिक लें, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, तो कोई एंटीबायोटिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एस्ट्रॉइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप मल्टीविटामिन और जिंक ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन एक टैबलेट होता है जो कि प्रोफिलैटिक लिया जा सकता है, अदरवाइज उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है। बहुत सारे लोग फेबीफ्लू एंटीवायरल ले रहे हैं। अगर आपको अभी वायरल हुआ ही नहीं है, मतलब कोरोना इज ए वायरल फीवर, अगर आपको अभी कोरोना हुआ नहीं है, वायरस आए नहीं है, तो फेबीफ्लू का भी मिसयूज ना करें। आप लोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। और आप जब किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लें, सलाह करें, तो कोशिश करें कि क्वालिफाइड डॉक्टर का कंसल्टेशन लें, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेरॉइड लिख रहे हैं, फेविफ्लू लिख रहे हैं। आपको एजिथ्रोमाइसिन का इतना मिसयूज हुआ है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है वो एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरियल डिजीज में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में प्रोटेक्शन देता है, काम करता है। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो कोरोना जो है, कोविड-19 फीवर जो है वो वायरल फीवर है। ठीक है। तो जब अगर वो वायरस है तो उसमें आपको एंटीवायरल की जरूरत होती है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है। कोई एंटीवायरल होगा उसको आप ले सकते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक्स की रोल है वायरल फीवर में, जैसे डेंगू इज ऑल्सो वायरल फीवर, या कोरोना इज ऑल्सो ए वायरल फीवर। ठीक है, कोरोना फीवर। तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। कई बार सांस लेते लेते लंग्स हमारा थक जाता है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अगर आप अपना सीबीसी कराते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ आता है, सीआरपी कराते हैं तो आपका सीआरपी लेवल हाई आता है, तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एकदम स्टार्टिंग में आप बचाव के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक है, और अपने देश में मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा होता है। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैं अभी शुरू किया था मेन कंसर्न, कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना होता है कि हमें अपनी एक लंबी सी सांस खींचनी होती है और उस सांस को रोकना होता है अपने लंग्स में। कम से कम आप 25 सेकेंड घड़ी के टाइम से देख करके अपने सांस को अपने फेफड़े में रोकें। फेफड़ा को इन्फ्लेट करके सांस लेंगे तो फेफड़ा इन्फ्लेट होगा, फूल जाएगा, जैसे बैलून फूलता है वैसे आपका फेफड़ा फूल जाएगा। उस फेफड़े में उस एयर को, उस ऑक्सीजन को आप 25 सेकंड तक अगर रोक पाते हैं, दैट मीन्स कि आपका लंग्स जो है वो हेल्दी है, आपके लंग इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको कोरोना होता भी है तो मैं तो अपनी सांस 35 सेकंड तक रोक पाता हूं। ठीक है, आप लोग कोशिश करें, हो सकता है पहले दिन आप 15 सेकंड रोक पाएं, 2 सेकंड करके डेली आप बढ़ाएं, 17 सेकंड, 20 सेकंड, उसको 25 सेकंड तक एटलीस्ट आप ले जाएं। तो आप देखें आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, सॉरी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसका नाम ही है डीप, मतलब खूब गहरी, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना है, उसके लिए अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए। तो मैं आपको करके बताऊंगा। हम खूब जोर से सांस खींचेंगे और उसको रोकेंगे, उसको होल्ड करेंगे 25 सेकंड तक, और उसके बाद फिर उसको एक्सहेल करेंगे। पहले इनहेल करेंगे, इनहेल करके उसको
25 सेकंड तक रोकने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जोर से सारा अपने अंदर का जो हमने इनहेल करके जो एयर अपने लंग्स में भरा हुआ था उसको जोर से फिर मुंह से फूंक देंगे। नाक से सांस खींचेंगे, आप मुंह से भी सांस खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ज्यादा एयर अपने लंग्स में भर सकते हैं, जितना ज्यादा ml आप एयर को, लंग्स को जितना ज्यादा इन्फ्लेट कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो जोर से सांस खींचेंगे और जोर से सांस खींचने के बाद उसको एक्सहेल कर देंगे। जोर से हम अपना फिर पीछे आगे की तरफ अपने उसको एयर को निकाल देंगे। अगर आप 25 सेकंड तक होल्ड कर पाते हैं तो ये बात बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपका देखिए, जैसे कि मैं अपना सैचुरेशन लेवल चेक कर रहा हूं तो दैट इज 99। ठीक है, 99 सैचुरेशन लेवल इज वेरी गुड। ठीक है, जो कि नॉर्मल है। मोर देन 95 इज ऑल्सो नॉर्मल, कोई इशू नहीं है। जो आपको हाइपोक्सिया नहीं है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना आपके शरीर में। ठीक है, तो फिर से हम दूसरी बार आपको करके दिखाएंगे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है। जैसे अभी हमने एक बार किया, इससे हमने 10 बार करना है एक सेट ऑफ एक्सरसाइज में। इसी तरह हम इस सेट ऑफ एक्सरसाइज को दिन भर में 5 बार 6 बार करेंगे। तो फिर से हम करते हैं। देखिए, हमने सांस लिया, खूब जोर से अपने लंग्स को इन्फ्लेट किया। जितना मैक्सिमम एयर ऑक्सीजन वाला एयर ऑक्सीजन मैंने लिया, उसको लंग्स में मैंने अपने फुला करके जितना मैक्सिमम लिया, मैंने अपने लंग्स को पूरा इन्फ्लेट किया। उसके बाद मैंने आराम से 25 सेकंड 30 सेकंड मैंने होल्ड किया अपने सांस को, मतलब उस ऑक्सीजन को, उस लंग्स को मैंने 30 सेकंड तक होल्ड किया और फिर उसको एक्सहेल कर दिया मैंने। यही चीजें करना है आपको 20 बार नहीं तो 10 से 12 बार तो जरूर करना है आपको दिन भर में, मतलब कि एक सेट ऑफ एक्सरसाइज में। और वो सेट ऑफ एक्सरसाइज जो दिन भर में होगा वो कम से कम 5 बार होना चाहिए। एक और बात करनी थी आप लोगों से कि वैक्सीनेशन कराने से बहुत लोग डर रहे हैं, और वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर हमें इस कोरोना वायरस को रोकना है, अगर इस कोरोना वायरस को विराम देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराना होगा। और बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन कराने से डरते हैं कि वैक्सीन कराने के बाद किसी की डेथ हो गई। वो हो सकता है कुछ लोगों को एमआई हो गया हो, कुछ लोगों को इत्तेफाक की बात है कि वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो गया हो। कुछ लोग का ये भी कहना है, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर हमने वैक्सीनेशन कराया था फिर भी कोरोना हो गया। तो कब वैक्सीनेशन कराया था? तो 5 दिन पहले। वैक्सीनेशन के 2 डोज हैं, पहला डोज आज लेंगे, उसके 45 डेज के बाद दूसरा डोज लेंगे। जब आप दोनों डोज ले लेते हैं, उसके 10 डेज के बाद आपका एंटीबॉडी आपके शरीर में बन जाता है। जब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है तो आपको कोरोना वायरस होने का बहुत कम चांसेस होता है। और अगर फिर भी आप संक्रमित तो हो जाते हैं, देखिए देयर आर 2 डिफरेंट थिंग, एक इन्फेक्टेड होना, संक्रमित होना। आप एंटीबॉडी बना हुआ रहेगा आपको, तब भी आप संक्रमित हो सकते हैं, कोरोना वायरस आपके अंदर जा सकता है, बट वो आपको बीमार नहीं करेगा, आप बीमार नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस है कि कुछ लोग बीमार भी होंगे तो वो सीवियरिटी नहीं होगी, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका लंग इन्वॉल्व नहीं होगा, उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत 0.001% रहेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपका एंटीबॉडी बना हुआ है, तो एक तो आपको कोरोना नहीं होगा। अगर कोरोना हो जाएगा तो आपको सिम्टम्स नहीं आएगा, सिम्टम्स आ भी जाएगा तो सीवियरिटी नहीं होगा। तो वैक्सीन को आप लोग प्रमोट करें, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को इनकरेज करें वैक्सीन लगाने के लिए। अगर हम लोग अभी क्या है कि वैक्सीनेशन का स्पीड अपने देश में बहुत कम है। अमेरिका की 90% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड रहेंगे, वैक्सीन हो गया हुआ रहेगा हम लोगों का, तो हम लोगों को जैसे कि उतना कम कैरियर लोग कम बनेंगे, फिर फैलने की स्पीड बहुत कम होगी।
जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी बड़ी आबादी है, पूरे देश को वैक्सीनेटेड करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा। और 2 से 2.5 साल में ये सेकंड वेव ऑफ द कोरोना है, थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा। ठीक है, पहले वाले वेव में देखा गया था कि शहर के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हुए थे, गांव के लोग कम इन्फेक्टेड हुए थे, ना के बराबर हुए थे, जो बाहर गए थे वे इन्फेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये सेकंड वेव में देखा गया है कि गांव के लोग भी बहुत तेजी से, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो इन्फेक्टेड हुए हैं। बच्चे बचे हुए हैं, कुछ बच्चों को भी इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन बच्चों में सीवियरिटी नहीं हुई है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगा उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे और उसमें सीवियरिटी आएगी, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे। हमारे पास इतना वैक्सीन नहीं है अभी कि हम बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाए। तो अभी गवर्नमेंट का आया है प्रोटोकॉल नया कि हम लोग जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उसको वैक्सीनेटेड करेंगे, लेकिन फिर भी वैक्सीन की बहुत स्कार्सिटी है, वैक्सीन है नहीं। जो भी वैक्सीन था वो मोदी जी ने दूसरे देश को मदद करने के लिए भेज दिया और अपने देश में आज बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, दिन ब दिन हर तरफ से डेथ की खबर आ रही है। हमारे व्हाट्सएप में कम से कम 10 ग्रुप है, हर ग्रुप में डेली 5-10 डेथ की न्यूज आती रहती है, मैसेज आता ही रहता है। जितनी बार व्हाट्सएप खोलता हूं हर ग्रुप में कोई ना कोई डेथ करके उसका मैसेज आता है। तो वैक्सीन अभी हमारे देश में कमी है, बहुत सारा ऑर्डर दिया गया है कंपनी को बनाने के लिए, वो कंपनी बना रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी दूसरे देश का भी वैक्सीन बनाने के लिए ऑर्डर ले चुकी है, जिसका कमिटमेंट हो गया उनको भी देना है और इंडिया में भी वैक्सीन देना है। तो वैक्सीन की कमी है, लेकिन लोग कुछ लगवा भी नहीं रहे थे। अभी तो देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुए हैं और लगा रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। डबल लेयर का मास्क, जैसे मैंने 2 मास्क लगा करके पहना हुआ है, इसी तरह आप लोग भी कोशिश करें कि 2 लेयर का मास्क कम से कम पहने और ये हर समय पहन करके रखें। अपने हाथों को हर थोड़ी देर पे धोएं, नहीं तो कम से कम सैनिटाइज, हर थोड़ी देर पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज करने का भी तरीका है कि जितना हाथ आपका ओपन है पूरा का पूरा सैनिटाइज करें। कोशिश करें कम से कम सरफेस टच करें। हार्ड सरफेस पे कोरोना वायरस की जो लाइफ है वो ज्यादा है, वो बहुत दिनों तक रहता है, और जो कपड़े वपड़े पे है या सॉफ्ट चीज पे है तो वहां पे कोरोना वायरस के जो लाइफ है वो कम रहता है। लेकिन जैसे ही आपके हाथ पे आ जाएगा, हाथ कभी ना कभी आप मुंह में लेंगे, नाक में लेंगे, कान में लेंगे, आंख में लेंगे, कहीं लेंगे, तो कहीं से भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखें, कोशिश करें कि कम से कम बाहर जाएं। अभी तो लॉकडाउन है तो ना ही जाएं जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो, क्योंकि अभी जो है वो अगर ऊपर वाला न चाहे कि अगर बीमार हो गए और आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो गई तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी शहर में बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, अगर अल्लाह न चाहे अगर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई, तो इतनी वेंटिलेटर हमारे देश में नहीं है कि आपको हर किसी को वेंटिलेटर मिल जाए। एक पेशेंट, एक वेंटिलेटर है, उसके लिए रिक्वायरमेंट 100 पेशेंट का लाइन लगा हुआ है वेंटिलेटर लगने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि आप बीमार ही ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप बीमार ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए पूरा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें कि हम दूरी बना के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और इतना हल्का नहीं लें कोरोना को प्लीज़। अभी भी गांव के कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 5G की जो ट्रायल टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और लोग कोरोना के। 5G की टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 5G की टेस्टिंग है वो अभी शुरू भी नहीं हुई इंडिया में। इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ कंपनी को बोला है कि आप जिसको भी उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप 5G टेस्टिंग की तैयारी करें, अगले 2 महीने में आप सामान खरीद लें, उसके 4 महीने में आप 5G टेस्टिंग करें। तो अभी टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ये मैसेज फैलाया जा रहा है। अपने यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, पता है आपको, सही गलत मैसेज तुरंत में लोग फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करना मतलब पढ़ते भी नहीं है कि जिसको नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ये बिलीव किया जाता है कि एक भगवान का, एक अल्लाह का मैसेज आया है, इसको अगर 10 लोगों को नहीं भेजेंगे तो हमें नुकसान होगा, अगर 10 लोगों को भेज देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे या फायदा होगा। ऐसे लोग अभी भी मंद बुद्धि में बोलूंगा या कम पढ़े लिखे लोग बोलूंगा कि वो लोग हैं, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैला रहे हैं कि ये 5G टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। दूसरे देशों में, दुबई में, अमेरिका में ऑलरेडी 5G चल रहा है और वहां टेस्टिंग हो चुकी है कोरोना से बहुत पहले। तो क्यों नहीं वहां लोग मरे? लोगों का कहना है कि 4G टेस्टिंग में बहुत सारे पक्षी मरे थे। नहीं, 4G टेस्टिंग से भी कोई पक्षी नहीं मरा था, वो बर्ड फ्लू हुआ था जिसकी वजह से कुछ पक्षी मरे थे। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस है इसका नया स्ट्रेन है, नया थ्रेड है, जो कि अभी पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि इसकी मेडिसिन कैसे बनाया जाए, इससे कैसे बचा जाए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अफवाह ना फैलाएं, बातों को समझें, घर में रहें। कोरोना वायरस है ऐसा बिलीव नहीं करें कि कोरोना वायरस नहीं है। जो लोग, जिसके घर में लोग बीमार हो रहे हैं, जो अपनों को खो रहे हैं, उससे पूछिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, एक इंसान की
स्ट्रगल संघर्ष शुरू होता है कि जब वो बीमार होता है तो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करता है, घर में होम क्वारंटाइन होता है। होम क्वारंटाइन होने के बाद अगर उसको होम क्वारंटाइन में अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बेड की जरूरत होती है तो बेड के लिए स्ट्रगल करता है। अगर उसको गलती से कहीं से बेड मिल जाता है तो वो ऑक्सीजन के लिए फिर से स्ट्रगल करता है। ऑक्सीजन मिल जाता है, अगर भगवान न करे उसको अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है तो वेंटिलेटर के लिए स्ट्रगल करता है। अगर वो बच गया तो ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो शमशान घाट में उसके घर वाले उसको क्रिमिनेशन करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह पाने के लिए स्ट्रगल करता है। अभी शमशान घाट में क्रिमिनेशन के लिए एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स की पैरवी लगानी पड़ती है। 50-50 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। वेटिंग 24 घंटे से ज्यादा की 48 घंटे की वेटिंग है, इतना डेथ हो रहा है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि बहुत तकलीफ होता है जब कोई अपनों को खोता है और उसके बारे में सुनता हूं। हम आप क्या कह सकते हैं कि ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए उनसे पूछो जो उन्होंने खोया है। इसलिए आप लोगों सभी से गुजारिश है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, दूसरों को समझाएं, इनकरेज करें, वैक्सीन लगवाएं, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार, यही आप लोगों से विनती है और एक दूसरों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। शुक्रिया।